नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जहां शहर की भागदौड़ और गांव की मिट्टी की खुशबू एक ही आवाज में मिलती है। जहां मेट्रो की खिड़की से भागते नजारे और खेत की मेड़ पर बहती हवा एक ही कहानी में सांस लेती है। जहां ऑफिस से लौटती थकान को चूल्हे की आंच जैसा सुकून मिलता है और चौपाल की धीमी गुनगुनाहट किताबों के पन्नों को जीवंत कर देती है। हम चाहते हैं कि जब आप काम पर जाते हुए ईयरफोन लगाएं या शाम को छत पर टहलें, तो शब्द आपके कंधों पर हाथ रखकर कहें, चलो साथ में सुनते हैं, साथ में समझते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब जो इतिहास के धुंधलके में भी साफ नजर आती है, जापानीज रूल इन फॉर्मोसा, जिसे योसाबुरो ताकेकोशी ने लिखा और जो पहली बार 1907 में प्रकाशित हुई। यह वह दौर था जब 1895 के ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी के बाद ताइवान, जिसे तब फॉर्मोसा कहा जाता था, जापान के शासन में आया और लेखकीय नजर से इसे मॉडल कॉलोनी की तरह पेश किया गया, यानी ऐसी प्रयोगशाला जहां कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, उद्योग, रास्ते, रेल, बंदरगाह, कर और एक एक नीति को तरक्की के आईने में दिखाया गया। इस किताब में आपको पुलिस और न्याय व्यवस्था की सख्ती के साथ स्कूलों का फैलता जाल मिलेगा, मलेरिया और प्लेग पर काबू पाने की सार्वजनिक स्वास्थ्य मुहिमें मिलेंगी, चीनी और चाय के बागानों की चमक और सिंचाई परियोजनाओं की सरसराहट सुनाई देगी, डाक व तार से लेकर रेल और बंदरगाह तक संचार का फैलाव दिखेगा और साथ ही आपको उपनिवेशवाद की वह सोच भी महसूस होगी जो बेहतर प्रशासन के नाम पर अपनी नीतियों को जायज ठहराती है। ताकेकोशी की भाषा में आत्मविश्वास है, दलीलें हैं, आंकड़ों का प्रवाह है और उस समय की राजनीतिक हवा का रुख है, यानी एक ऐसी दृष्टि जो शासन की सफलताओं पर तेज रोशनी डालती है और जिन सायों से वह रोशनी बनती है उन्हें दूर से देखती है। हमारा सफर इस किताब के साथ शहर की लाइब्रेरी के अनुशासन और गांव की चौपाल की आत्मीयता दोनों को साथ लेकर चलेगा। कहीं आपको ट्राम की घंटी सुनाई देगी, कहीं बैलगाड़ी के पहिए, कहीं अदालत की मुहर, कहीं मास्टर जी की उपस्थिति पुकार। तो आइए, आप जहां भी हों, बस की खिड़की के पास, फैक्ट्री की सीटी के बाद लौटते रास्ते पर या अमरूद के पेड़ तले अपनी सांसों की चाल को धीमा कीजिए और कानों को कहिए सुनो, क्योंकि अब शुरू होती है हमारी कहानी। जापानी हुकूमत के तले फॉर्मोसा की बदली सूरत, उसकी नीतियां, उसके वादे, उसकी उपलब्धियां और उसके अनकहे पड़ाव। यह सिर्फ तारीखों की गिनती नहीं, यह उस समय की धड़कन है और हम चाहते हैं कि हर धड़कन आपके दिल तक पहुंचे। शहर और गांव के बीच बिछी उसी अदृश्य पगडंडी पर चलते हुए जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी भी जाती हैं। चैप्टर 1, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्मोसा लुक्ड एट फ्रॉम। फॉर्मोसा यानी आज का ताइवान जापान के हाथों में 1895 में आया। यह केवल एक द्वीप का अधिग्रहण नहीं था, बल्कि जापान की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा का सवाल भी था। पश्चिमी ताकतें उस समय एशिया पर हावी थीं और जापान पहली बार एक उपनिवेश का मालिक बना था। इसलिए जापान के शासकों के सामने यह चुनौती थी कि दुनिया को यह दिखाया जाए कि वे भी शासन, प्रशासन और विकास में उतने ही सक्षम हैं जितने यूरोप के उपनिवेशवादी साम्राज्य। ताकेकोशी इस अध्याय में विस्तार से बताते हैं कि जापान ने फॉर्मोसा को अपनी मॉडल कॉलोनी बनाने की ठानी। शुरुआत में हालात बहुत कठिन थे। चीनी शासन के बाद यहां अराजकता का माहौल था। जनता जापानी अधिकारियों पर भरोसा नहीं कर रही थी और जगह जगह विद्रोह की चिंगारियां भड़क रही थीं। जापान ने सबसे पहले कानून और व्यवस्था को कड़ा बनाया। विद्रोहों को कुचलने के लिए सेना तैनात की गई, पुलिस विभाग को सशक्त किया गया और यह संदेश दिया गया कि शासन अब ढीला नहीं रहेगा। लेकिन केवल कठोरता से शासन नहीं चलता, इसके साथ साथ प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना भी जरूरी था। जापानी सरकार ने हर विभाग को अलग अलग संगठित किया। वित्त का ध्यान रखने वाला विभाग, पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था का विभाग, शिक्षा फैलाने का विभाग और स्वास्थ्य सेवाओं का विभाग। हर जगह जवाबदेही और अनुशासन को लागू किया गया। ताकेकोशी लिखते हैं कि फॉर्मोसा का प्रशासन जापान के लिए एक प्रयोगशाला था। यहां उन्होंने न केवल विद्रोहों को नियंत्रित किया, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहां कानून की पकड़ मजबूत हो
और विकास की रफ्तार भी दिखे। यह अध्याय इस बात की गवाही है कि जापान ने फॉर्मोसा को केवल एक उपनिवेश के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी प्रशासनिक क्षमता को साबित करने वाले मंच के रूप में देखा। चैप्टर 2, फॉर्मोसा इन द पास्ट। इस अध्याय में टाकेकोशी हमें पीछे के समय में ले जाते हैं, जब फॉर्मोसा चीन के अधीन था। वह लिखते हैं कि द्वीप प्राकृतिक संपदा से भरपूर था, उपजाऊ जमीनें, चाय और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल मौसम और व्यापार के लिए उपयोगी समुद्री तट। लेकिन इन सब के बावजूद चीन के शासन में यहां अराजकता फैली रही। प्रशासन नाम की चीज कागजों पर ही थी। भ्रष्ट अधिकारी जनता से मनमाना कर वसूलते, डाकू और विद्रोही गांवों में आतंक फैलाते और लोगों को अपने ही घरों में सुरक्षा नहीं मिलती। खेतीबाड़ी और उद्योग को विकसित करने की कोई संगठित योजना नहीं थी। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का नाम तक नहीं था। टाकेकोशी बताते हैं कि चीन के शासन में फॉर्मोसा हमेशा उपेक्षित रहा। शासन का ध्यान कभी इस द्वीप के विकास की ओर गया ही नहीं। यही वजह थी कि जब जापान यहां आया तो उसके पास यह कहने का आधार था कि चीन की लापरवाही और विफलताओं के कारण ही ताइवान को एक नए शासक की जरूरत थी। जापान ने अपने शासन को न्यायोचित ठहराने के लिए अतीत की इस अव्यवस्था की तस्वीर दुनिया के सामने रखी। टाकेकोशी का अंदाज कुछ ऐसा है जैसे वह बार बार साबित करना चाहते हों कि जापान का शासन कोई आक्रमण नहीं, बल्कि सुधार की ओर एक कदम था। यही वजह है कि इस अध्याय में फॉर्मोसा का अतीत केवल इतिहास नहीं बनता, बल्कि जापानी साम्राज्यवादी नीतियों का औचित्य भी बन जाता है। चैप्टर 3, जियोग्राफिकल फीचर्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लाइमेट। फॉर्मोसा यानी ताइवान का भौगोलिक स्वरूप इतना विविध और समृद्ध है कि टाकेकोशी इसे विस्तार से समझाने में समय देते हैं। द्वीप की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक लगभग 200 मील है और चौड़ाई 50 से 70 मील तक बदलती रहती है। पश्चिमी तट पर फैली उपजाऊ मैदानों की धरती चावल, गन्ना और चाय की खेती के लिए स्वर्ग समान है, जबकि पूर्वी भाग में ऊंचे ऊंचे पर्वत खड़े हैं जिनकी चोटियां बादलों से बातें करती हैं। सबसे ऊंची छोटी माउंट सिल्विया है, जो उस समय जापानियों को अपनी भव्यता से आकर्षित करती थी। इन पर्वतीय इलाकों में जंगल फैले हुए हैं, जिनमें लकड़ी, बांस और अनेक औषधीय पौधे मिलते हैं। फॉर्मोसा के पशु पक्षी भी विशेष हैं। यहाँ हिरण और जंगली सूअर जैसे वन्य जीव पाए जाते थे, जिनका शिकार अक्सर स्थानीय लोग करते थे। पक्षियों में कई प्रजातियां ऐसी थीं जो केवल इस द्वीप पर मिलती थीं। समुद्र तट के पास मछलियों की बहुतायत थी, जिससे स्थानीय मछुआरे अपनी रोजी कमाते थे। टाकेकोशी इन सब का वर्णन इसलिए करते हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि फॉर्मोसा प्रकृति की दृष्टि से कितना संपन्न है। यहाँ का मौसम उष्णकटिबंधीय है। गर्मियां तेज और आर्द्र होती हैं, बारिश प्रचुर मात्रा में होती है और तूफान यानी टाइफून समय समय पर तबाही मचाते हैं। जापानी प्रशासन ने इस मौसम को चुनौती भी माना और अवसर भी। एक ओर लगातार वर्षा से खेतीबाड़ी के लिए पानी की कमी कभी नहीं रही, वहीं दूसरी ओर इन टाइफूनों ने बस्तियों और खेतों को बार बार उजाड़ा। इसलिए जापानी सरकार ने यहां सिंचाई, बांध और जल निकासी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। टाकेकोशी के अनुसार यही वह प्राकृतिक पृष्ठभूमि थी जिस पर जापान ने अपने प्रशासनिक और आर्थिक प्रयोग किए। फॉर्मोसा का भूगोल और जलवायु केवल विवरण नहीं है, बल्कि वह आधार है जिस पर पूरी मॉडल कॉलोनी की इमारत खड़ी की गई। चैप्टर 4, रियल एस्टेट एंड टेनेंट्स राइट्स। इस अध्याय में टाकेकोशी जमीन और किराएदारों के अधिकारों की चर्चा करते हैं। फॉर्मोसा के सामाजिक और आर्थिक जीवन में जमीन सबसे अहम संसाधन थी, लेकिन चीन के शासनकाल में जमीन से जुड़े नियम बेहद उलझे हुए और भ्रष्ट थे। कई बार एक ही जमीन पर 3-3 मालिकाना दावे होते और किसान असली हकदार होने के बावजूद शोषण का शिकार हो जाते। किसान मेहनत से फसल उगाते, लेकिन जमींदार और अधिकारियों की मिलीभगत से उनकी कमाई छिन जाती। जापानी शासन ने इस अव्यवस्था को सुधारने का बीड़ा उठाया। सबसे पहले उन्होंने जमीन का विस्तृत सर्वेक्षण करवाया। हर खेत, हर टुकड़े की सीमाएं नापी गईं और रजिस्टर में दर्ज की गईं। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कौन सी जमीन किसकी है और कौन सिर्फ किराएदार है। इस व्यवस्था से किसानों को पहली बार यह भरोसा मिला कि उनकी मेहनत से उगी फसल पर उनका अधिकार सुरक्षित है
टकेकोशी बताते हैं कि जापानी प्रशासन ने केवल रिकॉर्ड बनाए ही नहीं, बल्कि किराएदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए नए कानून भी बनाए। अब कोई जमींदार मनमानी करके किराएदार को खेत से नहीं निकाल सकता था। किराए की दरें भी तय की गईं ताकि किसान पर अत्यधिक बोझ न पड़े। इस सुधार से किसानों का मनोबल बढ़ा और वे अधिक उत्साह से खेती करने लगे। लेकिन टकेकोशी का लेखन केवल सुधारों का गुणगान करता है। वह यह नहीं बताते कि इन कानूनों का असली लाभ हमेशा किसानों तक पहुंचा या नहीं। फिर भी इस अध्याय में वह यह तर्क बार बार रखते हैं कि जापान ने फॉर्मोसा में जमीन से जुड़ी समस्याओं को हल करके एक मजबूत आधारशिला रखी। उनके अनुसार अगर किसान को जमीन पर भरोसा मिले तो पूरी अर्थव्यवस्था अपने आप मजबूत हो जाती है। यानी इस अध्याय में जमीन केवल खेत का टुकड़ा नहीं है, बल्कि फॉर्मोसा के भविष्य की कुंजी है। जापानी शासन ने इसे अपने नियंत्रण में लेकर किसानों का विश्वास जीतने की कोशिश की और यही उनकी प्रशासनिक सफलता का बड़ा कारण बताया गया। चैप्टर 5 फाइनेंस एंड इकोनॉमी। फॉर्मोसा के शासन की सबसे बड़ी चुनौती वित्त और अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करना था। जब जापान ने 1895 में इस द्वीप को अपने अधिकार में लिया तो यहाँ की आर्थिक व्यवस्था बेहद अव्यवस्थित और कमजोर थी। करों की वसूली में भ्रष्टाचार था, राजस्व का सही रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था और व्यापार व्यवस्था पूरी तरह बिखरी हुई थी। जापानी प्रशासन ने आते ही सबसे पहले वित्तीय सुधारों की नींव रखी। उन्होंने तय किया कि किसी भी उपनिवेश को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार उसका मजबूत राजकोष होता है। इसलिए उन्होंने विस्तृत सर्वेक्षण कर यह पता लगाया कि कौन सा कर वसूलना है और किस अनुपात में। सबसे पहले भूमि कर प्रणाली को संगठित किया गया। चीन के समय यह कर मनमाने ढंग से लिया जाता था और किसान हमेशा असुरक्षित रहते थे। जापान ने साफ सुथरे नियम बनाए, कर की दरें निश्चित की और यह भरोसा दिलाया कि कोई भी अधिकारी अपने स्वार्थ के लिए इन दरों से छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। इस कदम से किसानों में न केवल स्थिरता आई, बल्कि सरकार के लिए राजस्व का प्रवाह भी सुनिश्चित हुआ। इसके बाद ध्यान व्यापार और उद्योग पर दिया गया। फॉर्मोसा प्राकृतिक संपदा से भरपूर था। चीनी, चाय, चावल और जंगलों की लकड़ी जैसी वस्तुएं यहां प्रचुर मात्रा में थीं। जापानी शासन ने इन उत्पादों को निर्यात के योग्य बनाने के लिए न केवल बंदरगाहों को विकसित किया, बल्कि कर प्रणाली को भी सरल बनाया। विदेशी व्यापारियों को आकर्षित करने के लिए नियम बनाए गए और जापान व फॉर्मोसा के बीच व्यापार का पुल और मजबूत किया गया। वित्तीय सुधारों का एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक परियोजनाओं पर खर्च करना था। सड़कें, पुल, रेल लाइनें और सिंचाई के साधन इन्हीं करों और राजस्व से बने। टाकेकोशी बार बार यह कहते हैं कि फॉर्मोसा की आर्थिक प्रगति जापान के प्रशासनिक कौशल का प्रमाण थी। उनके अनुसार चीन के शासन के दौरान जहां राजस्व का दुरुपयोग होता था, वहीं जापान ने हर कर को विकास में लगाया। लेकिन इस व्यवस्था के पीछे छिपी बात यह भी थी कि यह सब उपनिवेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नहीं, बल्कि जापानी साम्राज्य के लिए स्थिर आय का स्रोत तैयार करने के लिए किया गया। फिर भी टाकेकोशी इस अध्याय में केवल इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय और आर्थिक सुधारों ने फॉर्मोसा को एशिया की एक उभरती हुई उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था बना दिया। चैप्टर 6 पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। शासन की नींव सुरक्षा और व्यवस्था पर टिकी होती है। फॉर्मोसा में जब जापान आया तो सबसे बड़ा संकट यही था कि लोग कानून व्यवस्था से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। गांव-गांव में विद्रोही और डाकू सक्रिय थे। चोरी और लूटपाट आम बात थी और हत्या तक के मामले खुलेआम हो जाते थे। स्थानीय पुलिस या तो भ्रष्ट थी या इतनी कमजोर कि जनता की रक्षा नहीं कर पाती। जापान ने इस स्थिति को देखते हुए सबसे पहले पुलिस प्रशासन को मजबूत करने का फैसला किया। उन्होंने पूरे द्वीप में पुलिस थाने स्थापित किए। हर जिले और हर बड़े गांव में पुलिस चौकियां बनाई गईं। यह व्यवस्था केवल अपराध रोकने के लिए नहीं, बल्कि जनता पर नजर रखने के लिए भी थी। पुलिस का काम था कानून तोड़ने वालों को सख्ती से रोकना और विद्रोह की हर चिंगारी को समय रहते दबाना। टाकेकोशी लिखते हैं कि जापानी पुलिस की मौजूदगी ने जनता को पहली बार यह एहसास कराया कि शासन की आंख हर जगह है। पुलिस केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं थी, उन्हें प्रशासन का सहायक भी बनाया गया।
जनगणना करवाने से लेकर कर वसूली तक, स्वास्थ्य अभियान से लेकर सड़कों की मरम्मत तक, हर जगह पुलिस का हस्तक्षेप था। यहां तक कि शिक्षा को फैलाने में भी उन्होंने भूमिका निभाई। यानी पुलिस सिर्फ अपराध रोकने वाली संस्था नहीं रही, बल्कि वह शासन का सबसे शक्तिशाली औजार बन गई। इस कठोरता का असर जल्दी दिखा। डाकुओं और विद्रोहियों की गतिविधियां कम होने लगीं। गांवों में चोरी डकैती की घटनाएं घट गईं और लोग पहली बार यह महसूस करने लगे कि कानून की पकड़ अब ढीली नहीं है। लेकिन इसके साथ ही डर का माहौल भी पैदा हुआ। पुलिस की नजर हर गतिविधि पर रहती थी और जिसने शासन के खिलाफ आवाज उठाई उसे कठोर दंड भुगतना पड़ता था। टकेकोशी इस अध्याय में पुलिस प्रशासन को जापानी शासन की बड़ी उपलब्धि बताते हैं। उनके अनुसार अगर पुलिस व्यवस्था न होती तो न वित्तीय सुधार टिकते, न शिक्षा फैलती और न ही व्यापार सुरक्षित रहता। फॉर्मोसा में पुलिस केवल सुरक्षा का प्रतीक नहीं थी, बल्कि जापानी शासन की शक्ति और नियंत्रण का प्रत्यक्ष रूप थी। चैप्टर 7 द कैम्फोर मोनोपोली इन फॉर्मोसा। जापानी शासनकाल में फॉर्मोसा की आर्थिक नीतियों में एक सबसे बड़ी और प्रभावशाली नीति थी कैम्फर मोनोपोली, यानी कपूर का एकाधिकार। कपूर, जो उस समय एशिया और यूरोप दोनों बाजारों में अत्यधिक मांग में था, दवाइयों, सुगंधित पदार्थों और औद्योगिक उपयोगों में एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता था। जापान ने जल्दी ही समझ लिया कि अगर इस प्राकृतिक संसाधन पर पूरा नियंत्रण कर लिया जाए तो न केवल आर्थिक लाभ होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी मजबूत स्थिति बनाई जा सकती है। पहले फॉर्मोसा के स्थानीय लोग और चीनी व्यापारी जंगलों से कपूर निकालकर स्वतंत्र रूप से व्यापार करते थे, लेकिन जापान ने सत्ता संभालते ही सख्त नियम लागू किए और कपूर उत्पादन तथा बिक्री का संपूर्ण अधिकार सरकार के अधीन कर लिया। यह सिर्फ एक व्यापारिक कदम नहीं था, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम था, क्योंकि कपूर की वैश्विक खपत लगातार बढ़ रही थी। जापान ने जंगलों की कटाई पर नियंत्रण स्थापित किया और वैज्ञानिक तरीकों से कपूर निकालने की नई तकनीकें लागू कीं। स्थानीय कामगारों को संगठित करके उन्हें काम पर लगाया गया और धीरे धीरे कपूर उद्योग पूरी तरह सरकार के हाथों में चला गया। इस नीति से जापान को भारी राजस्व मिला, जिसका इस्तेमाल वह फॉर्मोसा की आधारभूत संरचना बनाने, रेलवे और सड़कें विकसित करने तथा प्रशासन को मजबूत करने में करता रहा। लेकिन इस एकाधिकार का स्थानीय समाज पर दोहरा असर पड़ा। एक तरफ लोगों को स्थायी काम और रोजगार मिला, दूसरी तरफ उनकी स्वतंत्र व्यापारिक गतिविधियां खत्म हो गईं। कई छोटे व्यापारी और किसान अपनी आजादी खो बैठे। फिर भी इस मोनोपोली ने जापान को एशिया में आर्थिक रूप से और अधिक शक्तिशाली बना दिया। कपूर उद्योग ने फॉर्मोसा की पहचान बदल दी और उसे वैश्विक नक्शे पर एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया। यह अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे एक प्राकृतिक संसाधन जब किसी ताकतवर शासन के हाथ में आ जाता है तो वह पूरी अर्थव्यवस्था और समाज की दिशा बदल सकता है। चैप्टर 8 डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन फॉर्मोसा। जापानी शासन के दौरान फॉर्मोसा की कृषि व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव किए गए। जापान ने साफ समझ लिया था कि अगर इस द्वीप को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है तो खेती को आधुनिक बनाना अनिवार्य है। पहले यहां खेती पारंपरिक तरीकों से होती थी, सीमित उपकरणों, असंगठित व्यवस्था और प्राकृतिक परिस्थितियों पर पूरी तरह निर्भर। नतीजा यह था कि उत्पादन कम और अस्थिर रहता था। जापानियों ने आते ही सबसे पहले भूमि का सर्वेक्षण कराया। उन्होंने यह जाना कि कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है और कहां किस किस्म की खेती की जानी चाहिए। इसके बाद आधुनिक सिंचाई प्रणाली लागू की गई। नहरें और तालाब बनाए गए, जिससे किसान अब सिर्फ बारिश पर निर्भर न रहें। नए बीजों का प्रयोग किया गया और खाद के वैज्ञानिक इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। चावल, गन्ना और चाय जैसी प्रमुख फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। जापानियों ने किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष कृषि विद्यालय और प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए। यहां किसानों को नई तकनीकों, बीजों और उपकरणों का इस्तेमाल सिखाया जाता था। धीरे धीरे किसानों की उत्पादकता बढ़ी और फॉर्मोसा कृषि उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बन गया।
कृषि सुधारों का एक बड़ा लाभ यह हुआ कि अब फॉर्मोसा न सिर्फ अपनी जनता को भोजन दे सकता था, बल्कि निर्यात करके अतिरिक्त राजस्व भी अर्जित कर सकता था। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी था। जापानी प्रशासन अक्सर किसानों से कठोर टैक्स वसूलता था और उत्पादन का बड़ा हिस्सा जापान भेज दिया जाता था। किसान मेहनत तो करते थे, लेकिन उन्हें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। फिर भी तकनीकी विकास और कृषि ढांचे में सुधार ने फॉर्मोसा की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। यह अध्याय हमें दिखाता है कि किस तरह कृषि को आधार बनाकर जापान ने इस द्वीप को एक स्थिर और लाभदायक उपनिवेश में बदल दिया। चैप्टर 9, द फर्स्ट ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ फॉर्मोसा। इस चैप्टर में लेखक हमें उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों की झलक दिखाते हैं जब फॉर्मोसा को स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया गया था। शुरुआत में जनता और नेताओं में उत्साह की लहर थी। उन्हें विश्वास था कि स्वतंत्र गणराज्य बनने से वे अपने भविष्य को खुद नियंत्रित कर पाएंगे और चीन या जापान जैसे बाहरी प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता जल्दी ही कठिन साबित हुई। प्रशासनिक स्तर पर कई चुनौतियां सामने आईं। नई सरकार के पास न तो पर्याप्त धन था, न ही एक प्रशिक्षित सेना। जो सेना बनाई गई वह अधिकतर असंगठित थी और सैनिकों को उचित प्रशिक्षण नहीं मिला था। इसी बीच जापान की ओर से दबाव लगातार बढ़ रहा था। जापानी सरकार ने अपने राजनयिक माध्यमों से साफ कर दिया था कि फॉर्मोसा पर उनका दावा है और वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके बावजूद फॉर्मोसा की नई सरकार ने अपने को मजबूत दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया, नए पदनाम बनाए और नागरिकों को यह दिखाने की कोशिश की कि यह गणराज्य लंबे समय तक चल सकता है। लेकिन आंतरिक समस्याएं गंभीर थीं। प्रशासनिक अधिकारी आपस में एकजुट नहीं थे। कई लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे। भ्रष्टाचार और अनिश्चितता ने जनता के विश्वास को धीरे धीरे कम कर दिया। किसानों और व्यापारियों को लगा कि नई व्यवस्था उनके लिए बोझ बन रही है। कर वसूली में गड़बड़ी थी और आवश्यक चीजों की कीमतें बढ़ गई थीं। इन सबके कारण वह जोश और उम्मीद जो गणराज्य की घोषणा के समय थी, धीरे धीरे चिंता और भय में बदलने लगी। लोगों को लगने लगा कि शायद यह गणराज्य ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। चैप्टर 10, जापानीज प्रिपरेशंस फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ फॉर्मोसा। इस चैप्टर में लेखक जापान की योजनाओं और तैयारियों का विस्तार से वर्णन करते हैं। जब जापान ने देखा कि फॉर्मोसा खुद को गणराज्य घोषित कर चुका है और चीन भी अब सीधे हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है, तो उन्होंने इस अवसर को कब्जे के लिए उपयुक्त माना। जापान पहले से ही इस द्वीप पर नजर रखे हुए था, क्योंकि यह उनके सामरिक हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह द्वीप न सिर्फ व्यापार और समुद्री मार्गों के लिए जरूरी था, बल्कि भविष्य की सैन्य रणनीतियों में भी इसका स्थान अहम था। जापानी अधिकारियों ने बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से कब्जे की रणनीति बनाई। उन्होंने अपनी नौसेना को तैयार किया और सैनिकों को फॉर्मोसा की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से प्रशिक्षित किया। जापानी खुफिया एजेंसियों ने द्वीप पर पहले से ही जानकारी इकट्ठा कर ली थी। कहां पर प्रशासनिक कार्यालय हैं, कौन से बंदरगाह महत्वपूर्ण हैं और स्थानीय लोगों की मानसिकता कैसी है। इसी दौरान जापान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने कदम सावधानी से बढ़ाए। उन्होंने यूरोपीय शक्तियों को यह दिखाने की कोशिश की कि फॉर्मोसा पर उनका कब्जा वैध है और वे केवल शांति स्थापित करने के लिए यह कदम उठा रहे हैं। वहीं अंदर ही अंदर जापानी सेना को साफ निर्देश दिए गए थे कि तेजी से कार्रवाई करनी है ताकि कोई और शक्ति बीच में दखल न दे सके। इस चैप्टर में यह भी दिखाया गया है कि जापान ने अपनी सैन्य शक्ति और अनुशासन का प्रदर्शन पहले से ही करना शुरू कर दिया था। सैनिकों को अनुशासन, रणनीति और आधुनिक हथियारों से लैस किया गया था। उनके जहाज समुद्र में तैनात थे और बस आदेश का इंतजार कर रहे थे। जापानियों को पता था कि फॉर्मोसा की आंतरिक सरकार मजबूत नहीं है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसलिए उन्होंने आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया और यह सुनिश्चित कर लिया कि जब वे हमला करेंगे तो उन्हें न्यूनतम प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। चैप्टर 11, द रिसोर्सेज ऑफ फॉर्मोसा एंड देयर डेवलपमेंट। फॉर्मोसा के संसाधनों का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह द्वीप प्राकृतिक धरोहरों से समृद्ध है।
यहाँ के पर्वत, नदियां, वन और समुद्री तट केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि कृषि, खनन, वानिकी और समुद्री व्यापार की अपार संभावनाओं को भी दर्शाते हैं। इस चैप्टर में प्रशासन द्वारा इन संसाधनों के सुनियोजित उपयोग और विकास पर गहराई से चर्चा की गई है। सबसे पहले कृषि को देखें तो यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु धान, गन्ना, चाय और फल सब्जियों की भरपूर पैदावार के लिए उपयुक्त है। प्रशासन ने सिंचाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने, उन्नत बीजों के प्रयोग और किसानों को प्रोत्साहन देने की योजनाएं शुरू की। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ी और आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके अलावा चाय और गन्ने जैसी नकदी फसलों ने विदेशी व्यापार में भी अहम योगदान दिया। खनिज संपदा की दृष्टि से भी फॉर्मोसा पीछे नहीं है। तांबा, कोयला, सल्फर और लोहे जैसे खनिज यहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रशासन ने खनन कार्य को व्यवस्थित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ली और रेलवे तथा बंदरगाहों के जरिए खनिजों के परिवहन की सुविधाएं विकसित की। इसने न केवल घरेलू उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी गति दी। वानिकी संसाधनों के अंतर्गत यहाँ के घने जंगलों का महत्व विशेष रूप से बताया गया है। लकड़ी, औषधीय पौधे और रेजिन जैसी चीजें यहाँ से प्राप्त होती थीं, परंतु इनका दोहन सतत विकास के दृष्टिकोण से किया गया ताकि वनस्पति और पर्यावरण संतुलन बिगड़े नहीं। प्रशासन ने वन कानून बनाए और वृक्षारोपण की योजनाएं भी लागू की। समुद्री संसाधनों का महत्व भी कम नहीं। यहाँ की तटरेखा मछली पालन और समुद्री व्यापार दोनों के लिए लाभकारी थी। स्थानीय लोगों को आधुनिक मछली पकड़ने की तकनीकें सिखाई गईं और बंदरगाहों को मजबूत किया गया। इस तरह फॉर्मोसा ने अपने प्राकृतिक संसाधनों को केवल अस्तित्व का साधन नहीं, बल्कि समृद्धि और विकास का आधार बना लिया। चैप्टर 12, द प्रिंसिपल इंडस्ट्रीज ऑफ फॉर्मोसा। इस अध्याय में फॉर्मोसा की मुख्य उद्योगों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। कृषि आधारित उद्योग, खनन आधारित उद्योग और कुटीर उद्योग, ये सभी मिलकर इस द्वीप की आर्थिक धड़कन बने। सबसे पहले चीनी उद्योग पर ध्यान दिया जाए। गन्ने की प्रचुर खेती होने के कारण यहां बड़े पैमाने पर चीनी मिलें स्थापित की गईं। प्रशासन ने आधुनिक मशीनों का उपयोग कर चीनी उत्पादन को बढ़ावा दिया, जिससे यह उद्योग न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करता था, बल्कि विदेशी निर्यात में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इसी प्रकार चाय उद्योग का भी विशेष उल्लेख किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों की जलवायु और मिट्टी उच्च गुणवत्ता की चाय उत्पादन के लिए अनुकूल थी। यहां से निर्यात की जाने वाली चाय ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फॉर्मोसा की पहचान बनाई। खनन उद्योग भी आर्थिक विकास का आधार बना। तांबा, कोयला और सल्फर की खदानें यहां के उद्योगों को ऊर्जा और कच्चा माल उपलब्ध कराती थीं। इन खनिजों के निर्यात ने विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद की। वानिकी उद्योग में लकड़ी की कटाई और प्रसंस्करण शामिल था। लकड़ी से बने फर्नीचर, जहाज निर्माण और अन्य उपयोगी वस्तुएं यहाँ के प्रमुख उत्पाद थे। यह उद्योग घरेलू रोजगार का बड़ा स्रोत भी बना। इसके अलावा मछली पालन और उससे संबंधित उद्योगों ने भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। मछली के तेल और सूखी मछली का निर्यात विदेशों में किया जाता था। छोटे स्तर पर कुटीर उद्योगों का भी महत्व कम नहीं था। बुनाई, हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन और घरेलू उपयोग की वस्तुएं स्थानीय जीवन का अहम हिस्सा थीं। महिलाओं और ग्रामीण समाज के लिए यह उद्योग आत्मनिर्भरता का साधन बना। प्रशासन ने इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सहकारी समितियों की स्थापना की और आरण उपलब्ध कराए। इस तरह फॉर्मोसा की औद्योगिक संरचना ने केवल रोजगार और व्यापार को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि इस द्वीप को एक संगठित और समृद्ध अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया। चैप्टर 13, वाई द जापानीज एडमिनिस्टर फॉर्मोसा। जापानी प्रशासन का असली उद्देश्य केवल द्वीप पर शासन करना या सतही तौर पर व्यवस्था बनाए रखना नहीं था, बल्कि उनके पीछे एक गहरा और सुनियोजित मकसद छिपा हुआ था। जापानी साम्राज्यवादियों ने फॉर्मोसा को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया, जहां वे अपने विचारों, सिद्धांतों और प्रशासनिक ढांचों को लागू करके देखते कि क्या ये मॉडल आगे चलकर अन्य उपनिवेशों
और एशिया के बड़े हिस्सों में भी कारगर हो सकते हैं। वे मानते थे कि फॉर्मोसा को पूरी तरह से जापानीकरण करना ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसके लिए उन्होंने यहाँ की शिक्षा प्रणाली को बदला, स्थानीय भाषा और संस्कृति को दबाया और जापानी भाषा, परंपराओं तथा अनुशासन को जबरन लागू किया। उनका लक्ष्य केवल लोगों पर हुकूमत करना नहीं था, बल्कि उनकी सोच और जीवन जीने के तरीके को बदल देना था। प्रशासनिक ढांचे के भीतर उन्होंने एक सख्त नौकरशाही खड़ी की, जहां हर छोटे से छोटे काम के लिए नियम, कागजात और मंजूरी आवश्यक थी। इससे आम लोगों को निरंतर यह महसूस कराया जाता था कि वे शासन के अधीन हैं और स्वतंत्र निर्णय लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। आर्थिक दृष्टि से भी जापानियों ने फॉर्मोसा को एक संसाधन उत्पादन केंद्र बना दिया। चाय, गन्ना, चावल और खनिजों का उत्पादन जापान की जरूरतों को पूरा करने के लिए नियंत्रित किया गया। स्थानीय किसानों से उत्पादन तो कराया गया, लेकिन उनके लाभ का बड़ा हिस्सा जापान के पास चला जाता था। इस प्रकार प्रशासन का असली मकसद यह था कि द्वीप को जापान की साम्राज्यवादी मशीनरी का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया जाए, जहां लोग न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक रूप से भी जापान के अधीन हो जाए। चैप्टर 14 एजुकेशन इन फॉर्मोसा। शिक्षा किसी भी समाज के भविष्य को गढ़ने का सबसे शक्तिशाली माध्यम होती है और जापानियों ने इस तथ्य को गहराई से समझा। इसीलिए उन्होंने फॉर्मोसा में शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों के अनुरूप ढाल दिया। प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को जापानी भाषा सिखाई जाती थी, ताकि धीरे धीरे उनकी अपनी मातृभाषा महत्वहीन हो जाए। पाठ्यक्रम में जापान के इतिहास, सम्राट की महत्ता और साम्राज्यवादी विचारधारा को प्रमुखता दी जाती थी। बच्चों को यह सिखाया जाता था कि उनका सबसे बड़ा कर्तव्य जापानी सम्राट के प्रति निष्ठा और समर्पण है। विद्यालयों में अनुशासन का वातावरण बहुत कठोर था। सुबह की प्रार्थनाओं से लेकर कक्षाओं की गतिविधियों तक हर जगह सम्राट और जापान के प्रति वफादारी की भावना जगाई जाती थी। बच्चों को खेलों और व्यायाम के माध्यम से शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जाता था, ताकि वे भविष्य में जापान की सेवा के लिए तैयार सैनिक बन सकें। उच्च शिक्षा के स्तर पर भी स्थिति अलग नहीं थी। केवल चुनिंदा छात्रों को ही आगे पढ़ने का अवसर दिया जाता था और उन पर भी यह दबाव रहता था कि वे विज्ञान, इंजीनियरिंग और कृषि जैसे विषयों में विशेषज्ञता हासिल करें, जिनसे जापान को सीधा लाभ हो। साहित्य, दर्शन या कला जैसे विषयों को सीमित कर दिया गया, क्योंकि इनमें स्वतंत्र सोच और प्रश्न पूछने की संभावना थी। शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं था, बल्कि मानसिक रूप से पूरी एक पीढ़ी को जापान का आज्ञाकारी और समर्पित नागरिक बनाना था। स्थानीय अध्यापकों पर सख्त नजर रखी जाती थी और जरा सा भी विचलन होने पर उन्हें दंडित किया जाता था। इस तरह शिक्षा एक साधन बन गई, जिसके जरिए जापानियों ने फॉर्मोसा के समाज को धीरे धीरे अपनी विचारधारा के अनुरूप ढाल दिया। चैप्टर 15 प्रोग्रेस ऑफ जापान इन फॉर्मोसा, जापानीज एग्रेशन ऑन चाइनीज टेरिटरी। फॉर्मोसा पर जापानीज प्रशासन के आने के बाद यहाँ के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे में गहरा परिवर्तन होने लगा। जापानी सरकार ने शुरुआत में यह दिखाने की कोशिश की कि वे केवल फॉर्मोसा में व्यवस्था और शांति स्थापित करने आए हैं, लेकिन उनके कदम बहुत जल्द ही वास्तविक महत्वाकांक्षा को प्रकट करने लगे। उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सुधार किए, जिनमें टैक्स संग्रह, कृषि सुधार और सड़क व्यवस्था की देखरेख शामिल थी। लेकिन इन सुधारों के पीछे का उद्देश्य केवल जनता का कल्याण नहीं था, बल्कि फॉर्मोसा को एक ऐसा आधार बनाना था जहां से जापान अपनी शक्ति और प्रभाव को और आगे फैला सके। फॉर्मोसा में जापानी सैन्य ठिकानों का निर्माण तेजी से किया गया। उन्होंने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया और रेलवे लाइनों का विस्तार किया, ताकि सेनाओं और संसाधनों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके। इस दौरान उन्होंने व्यापार पर भी नियंत्रण मजबूत कर लिया। फॉर्मोसा में कृषि उत्पादन, खासकर चावल और गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया गया, लेकिन इसका अधिकतर लाभ जापान को ही मिला। स्थानीय किसानों को कड़े कर और जबरन श्रम की नीतियों से पीड़ित होना पड़ा। इसी बीच जापान ने अपने प्रभाव को फॉर्मोसा तक सीमित नहीं रखा।
उन्होंने धीरे धीरे चाइनीज मुख्य भूमि पर भी नजर डालनी शुरू की। उनका तर्क यह था कि फॉर्मोसा उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें चीन की ओर बढ़ना होगा ताकि भविष्य के खतरों को रोका जा सके। इसी नीति के अंतर्गत जापानी सैनिकों ने चीनी तटों पर छिटपुट हमले करने शुरू किए। इन आक्रमणों को वे सुरक्षा और आत्मरक्षा के नाम पर सही ठहराते, लेकिन असल में यह चीन के भूभाग पर सीधा अतिक्रमण था। जापानी नेतृत्व का मानना था कि फॉर्मोसा केवल पहला कदम है और असली लक्ष्य चीन में गहरी पैठ बनाना है। इस तरह फॉर्मोसा जापानी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का मंच बन गया। यहाँ के संसाधनों और जनता की मेहनत को जापान की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। जापानियों ने एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जो बाहर से व्यवस्थित और आधुनिक लगता था, लेकिन असलियत में वह फॉर्मोसा और चीन दोनों पर नियंत्रण के लिए एक सैन्य और राजनीतिक उपकरण था। चैप्टर 16 द पॉलिसी ऑफ द जापानीज इन फॉर्मोसा। फॉर्मोसा में जापानीज नीति को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि उनके हर कदम के पीछे रणनीतिक सोच छुपी हुई थी। वे केवल एक उपनिवेश पर शासन नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे अपने साम्राज्य के विस्तार और सुरक्षा के लिए आधार बना रहे थे। उनकी नीति 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी हुई थी: आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक नियंत्रण और सैन्य प्रभुत्व। आर्थिक नीति के तहत उन्होंने फॉर्मोसा की खेती को पुनर्गठित किया। किसानों से जबरन अनाज और गन्ना खरीदकर उसे जापान भेजा जाता। जापानी कंपनियों को व्यापार और उद्योग में विशेषाधिकार दिए गए, जबकि स्थानीय लोगों को हाशिए पर रखा गया। भूमि सुधार की नीतियां दिखने में आधुनिक थीं, लेकिन असल में उनका उद्देश्य स्थानीय किसानों से जमीन छीनकर जापानी उपनिवेशवादियों को देना था। सांस्कृतिक नीति भी उतनी ही आक्रामक थी। जापानी प्रशासन ने फॉर्मोसा के स्कूलों में अपनी भाषा और संस्कृति थोप दी। बच्चों को जापानी भाषा सीखने और जापानी रीति रिवाज अपनाने के लिए मजबूर किया गया। धार्मिक संस्थानों पर भी निगरानी रखी गई ताकि स्थानीय लोगों की सांस्कृतिक पहचान धीरे धीरे मिटाई जा सके। यह नीति केवल शासन के लिए नहीं, बल्कि फॉर्मोसा के लोगों को मानसिक रूप से अधीन करने का प्रयास था। तीसरा स्तंभ था सैन्य नीति। फॉर्मोसा में जापानी सेनाओं की उपस्थिति लगातार बढ़ाई गई। बंदरगाहों को नौसैनिक अड्डों में बदला गया। रेलवे और सड़कों का इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए किया गया। जापानी सैनिकों की तैनाती इतनी गहरी थी कि यह स्पष्ट हो गया कि फॉर्मोसा केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि भविष्य की लड़ाइयों के लिए जापान का मुख्य मोर्चा है। जापान की इस नीति ने स्थानीय जनता पर गहरा असर डाला। उन्हें अपने ही घर में पराया महसूस कराया गया। उनकी मेहनत, उनकी संस्कृति और उनकी भूमि को धीरे धीरे जापान के हितों के लिए इस्तेमाल किया गया। यह नीति उस बड़े विजन का हिस्सा थी जिसके तहत जापान पूरे पूर्वी एशिया पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था। फॉर्मोसा में अपनाई गई नीतियां इस साम्राज्यवादी योजना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग थीं। चैप्टर 17 द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मोसा। इस चैप्टर में लेखक ताइवान की शिक्षा व्यवस्था को विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करते हैं। ताइवान का इतिहास इस मामले में बेहद खास है, क्योंकि यह शिक्षा व्यवस्था जापानी उपनिवेश के दौरान गढ़ी गई और फिर धीरे धीरे स्थानीय जरूरतों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हिसाब से ढली। लेखक बताते हैं कि जापानी शासन के समय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक नियंत्रण और स्थानीय लोगों को अनुशासन में ढालना था। स्कूलों का निर्माण तो हुआ, लेकिन वहां पढ़ाई जाने वाली भाषा जापानी थी और विषयों को इस तरह से चुना गया था कि बच्चे जापानी साम्राज्यवादी सोच के अनुरूप विकसित हों। इस व्यवस्था का गहरा असर ताइवान की पीढ़ियों पर पड़ा। धीरे धीरे जब शिक्षा का दायरा बढ़ा तो प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक संस्थान बनाए गए। बच्चों को न केवल गणित, विज्ञान और भाषा सिखाई जाती थी, बल्कि शारीरिक प्रशिक्षण और सैन्य अनुशासन पर भी जोर दिया जाता था। शिक्षा प्रणाली के इस हिस्से को लेखक ने खास तौर पर रेखांकित किया कि कैसे इससे बच्चों के दिमाग में एक सख्त व्यवस्था और राष्ट्र के प्रति निष्ठा पैदा की गई। लेखक बताते हैं कि शिक्षा केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक तरह से सामाजिक और राजनीतिक साधन थी। इसे ऐसे डिजाइन किया गया था
कि ताइवानी समाज धीरे धीरे जापानी आदर्शों को अपनाए और खुद को साम्राज्य का हिस्सा माने। लेकिन इसके बावजूद ताइवानी समाज ने अपनी सांस्कृतिक पहचान पूरी तरह से खोई नहीं। स्कूलों के बाहर स्थानीय परिवार और समुदाय अपनी भाषा, परंपराएं और जीवन शैली को बचाए रखने की कोशिश करते रहे। यह शिक्षा व्यवस्था एक तरह से दोहरी भूमिका निभाती रही। एक ओर यह आधुनिकता, विज्ञान और अनुशासन को लाती थी, दूसरी ओर यह साम्राज्यवादी नियंत्रण का साधन भी बनी। लेखक विस्तार से बताते हैं कि शिक्षा का यह मॉडल बाद में ताइवान के भविष्य की नींव रखता है। जब जापानी शासन समाप्त हुआ और नया प्रशासन आया, तब भी शिक्षा का महत्व और उसका ढांचा बना रहा। फर्क बस इतना था कि नए शासकों ने इसे अपनी राजनीतिक विचारधारा और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ढाल दिया। इस चैप्टर में लेखक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ताइवान की शिक्षा व्यवस्था केवल बच्चों को पढ़ाने का साधन नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक इंजीनियरिंग का एक बड़ा औजार था जिसने पीढ़ियों की सोच और दिशा तय की। चैप्टर 18 द सिस्टम ऑफ लॉ इन फॉर्मोसा। इस चैप्टर में लेखक ताइवान की कानूनी व्यवस्था की पड़ताल करते हैं और यह दिखाते हैं कि किस तरह वहां का कानून जापानी शासन और प्रशासनिक नीतियों से गहराई से प्रभावित था। जापान ने अपने शासनकाल में ताइवान में आधुनिक कानूनी ढांचा स्थापित किया। इसका उद्देश्य केवल न्याय व्यवस्था बनाना नहीं था, बल्कि कानून को नियंत्रण और शासन का एक साधन बनाना भी था। लेखक बताते हैं कि जापानी कानून व्यवस्था का आधार सख्ती और अनुशासन था। अदालतें बनाई गईं, न्यायिक प्रक्रिया तय की गई और कानून की भाषा जापानी रखी गई, ताकि स्थानीय लोग धीरे धीरे उसी संस्कृति और व्यवस्था में ढल जाएं। अपराध और दंड की परिभाषा भी जापानी दृष्टिकोण से तय की गई थी, यहां तक कि भूमि विवाद, व्यापारिक समझौते और पारिवारिक मामलों तक को जापानी कानून के तहत हल किया जाने लगा। इससे ताइवानी समाज में एक बड़ी बदलाव की लहर आई। स्थानीय पारंपरिक कानून, जो परिवारों और समुदायों द्वारा पीढ़ियों से चलाए जाते थे, धीरे धीरे किनारे कर दिए गए। लेखक विस्तार से बताते हैं कि इस व्यवस्था ने कैसे समाज में असंतोष भी पैदा किया। बहुत से ताइवानी लोग इस बात से असहज थे कि उनके रीति रिवाज, स्थानीय प्रथाएं और परंपराएं कानून के सामने महत्वहीन कर दी गईं। लेकिन दूसरी ओर आधुनिक न्याय व्यवस्था ने कुछ सकारात्मक बदलाव भी लाए। उदाहरण के लिए, अदालतों की स्थापना ने विवादों को सुलझाने के लिए एक संस्थागत ढांचा दिया। व्यापार और संपत्ति के मामलों में स्पष्ट नियम बनने से आर्थिक गतिविधियों में स्थिरता आई। शिक्षा और कानून का आपसी तालमेल भी दिखता है, क्योंकि दोनों ही साधन थे समाज को एक दिशा में ढालने के। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि जापानी कानून व्यवस्था ताइवान में केवल न्याय की स्थापना के लिए नहीं थी, बल्कि वह साम्राज्यवादी नीति का हिस्सा थी। यह व्यवस्था ताइवान को जापान के बाकी हिस्सों के साथ एक समान रूप से जोड़ने का तरीका बनी। चैप्टर के अंत में लेखक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कानून की यह प्रणाली ताइवान के लिए एक दोधारी तलवार साबित हुई। एक तरफ इसने समाज में आधुनिकता और संस्थागत ढांचा दिया, तो दूसरी तरफ स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक न्याय की जड़ों को कमजोर कर दिया। इस किताब का सफर अब यहां पूरा होता है। हमने इस किताब के जरिए ताइवान, जिसे फॉर्मोसा भी कहा जाता है, के प्रशासन, वहां की राजनीति, सामाजिक ताने बाने और जनता के संघर्ष को गहराई से समझने की कोशिश की। हर चैप्टर में हमें यह देखने को मिला कि किस तरह वहां की जनता ने मुश्किल हालात में भी अपनी पहचान, अपने हक और अपनी संस्कृति को जिंदा रखा। ये किताब सिर्फ इतिहास नहीं बताती, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई समाज कठिन दौर से गुजरता है तो उसके भीतर कैसी जिजीबिशा और ताकत जन्म लेती है। इस किताब का निष्कर्ष हमें यह सिखाता है कि चाहे शासन कितना ही सख्त क्यों न हो, जनता की आवाज और उसके सपनों को कभी दबाया नहीं जा सकता। फॉर्मोसा का प्रशासन सिर्फ कागज पर बनी नीतियों का नाम नहीं था, बल्कि वहां रहने वाले इंसानों की जिंदगियों का सच था, जिनके संघर्ष ने आने वाले भविष्य की नींव रखी। ये किताब हमें याद दिलाती है कि इतिहास को समझना सिर्फ पढ़ने का काम नहीं है, बल्कि उससे सीख लेकर वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अब जरा किताब से निकलकर मैं आपसे, अपने श्रोता परिवार से दिल की बात करना चाहता हूं। ये सफर सिर्फ किताब का नहीं था,
ये हमारा भी साझा सफर था। चाहे आप किसी शहर की भागती दौड़ती जिंदगी से जुड़े हों या किसी गांव की शांत गलियों से, ये बातें आप तक इसलिए पहुंच पाई हैं क्योंकि आप सुनते रहे, महसूस करते रहे। शहर के लोग जहां दफ्तर, मेट्रो और व्यस्त गलियों के बीच सुनते हैं, वहीं गांव के लोग खेतों, चौपालों और शाम की ठंडी हवा में इस आवाज को महसूस करते हैं। यही अपनापन इस चैनल को खास बनाता है। हमारा चैनल हिंदी ऑडियो बुक इसी जुड़ाव के लिए है। यहाँ किताबें सिर्फ आवाज में नहीं बदलती, बल्कि उनमें आपकी और मेरी भावनाएं भी घुलती हैं। जब गांव का कोई नौजवान ट्रैक्टर चलाते हुए हमारे साथ सुनता है, या शहर का कोई छात्र परीक्षा की तैयारी करते हुए हेडफोन लगाकर सीखता है, तो लगता है कि ये चैनल एक पुल है जो शहर और गांव, पढ़ाई और अनुभव, किताब और जिंदगी को जोड़ता है। तो इस किताब का अंत करते हुए आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, जुड़े रहिए, सुनते रहिए और किताबों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। अगली किताब, अगली कहानी और अगली सीख के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक अपने शहर की चहल पहल में या गांव की मिट्टी की खुशबू में इस आवाज को अपने दिल में बसाए रखिए, क्योंकि किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उन्हें जिया जाता है।